हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलते दुनिया का नया हीरो है हिंदुस्तान। दिल्ली में जब दुनिया की महाशक्तियों का मेला लगा तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थी और बीते 3 दिनों में जो कुछ भी दुनिया वालों ने देखा उसके बाद हर कोई मानने को मजबूर हो गया कि नए युग का नया बॉस भारत ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यह तस्वीर आज की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में मौजूद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। भारत मंडपम में जहां पर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा लगा था, आज प्रधानमंत्री यहां मीडिया के सामने आए, सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा किया बल्कि दिल्ली और पूरे प्रशासन का शुक्रिया अदा किया जिसकी वजह से G20 का यह भव्य आयोजन इतना भव्य हो सका। ये तस्वीरें आज की ही हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको दिखा रहे हैं जो मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया सेंटर पहुंचे, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जबकि बायलैटरल मीटिंग अभी भी चल रही है प्रधानमंत्री की। कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात का दौर चल रहा है। इसी बीच उन्होंने कुछ वक्त निकाला और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे, यहां पर पत्रकारों से रूबरू हुए और सभी का धन्यवाद अदा किया और यहां चाय के स्टॉल पर भी पहुंचे। यह चाय के स्टॉल जो कि गुजरात से ही यहां पर लगाई गई है, खास चाय, जो बहुत सारे लोगों ने इसका स्वाद भी चखा। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद प्रधानमंत्री को आप यहां सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां पर हाथ हिलाकर सभी मीडिया कर्मियों का अभिवादन स्वीकार किया, धन्यवाद अदा किया। जिस तरह से कवरेज की भारत की और विदेश की मीडिया ने, उस कवरेज को लेकर भी धन्यवाद अदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक भव्य आयोजन, बड़ा आयोजन, जाहिर सी बात है सबके मिलजुल कर टीम वर्क की वजह से यह आयोजन इतना सफल हो पाया है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक यूके के पीएम, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, ओलाफ शॉल्ज जर्मनी के चांसलर, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, भारत मंडपम में विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियों के बढ़ते कदम, स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र का नमन। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले
इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। $140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की लगाम थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के नव निर्माण को नई दिशा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व के पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय लिखते नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें भारत के प्रति दुनिया के विश्वास की मुनादी कर रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स सलाम कर रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गले मिलकर धन्यवाद दे रहा है। ये भारत के सामर्थ्य की नई उड़ान है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले भारत के लिए ये क्षण अविस्मरणीय है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना से भरा भारत आज विश्व का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव की अनुभूति करने का समय है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। मिस जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आते ही माहौल खुशनुमा बना दिया। मेलोनी ने मोदी से कुछ कहा और दोनों जोर से ठहाके लगाने लगे। जब बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरों में अपने प्रधानमंत्री का ऐसा मान, ऐसा सम्मान होता है तो एक एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। धर्म, मजहब की दीवारों को दरकने में देर नहीं लगती और हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, मेरा भारत महान। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ G20 की झलकियां भर नहीं है, विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प से प्रशस्त हो रहा सिद्धि का मार्ग है। ये पूरे विश्व को भारतीयता से साक्षात्कार कराने का पल है।
वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है। भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। ये बताने के लिए काफी है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे भारत की साख और धाक दोनों बढ़ रही है। अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स, जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। आज दुनिया भारत को एक आशा भरी नजरों से देख रही है। दुनिया भारत को एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि अनेकता में एकता को समेटे भारत ऐसा देश है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कोणार्क चक्र के सामने दुनिया के नेताओं का स्वागत कर रहे थे, वो भारत की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। कोणार्क चक्र समय और परिवर्तन का प्रतीक है। ओडिशा के कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसे राजा नरसिम्हादेव प्रथम के शासन में बनाया गया था। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वैश्विक शांति हो या फिर वैश्विक चुनौतियों का समाधान, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है, जो सशक्त है, सक्षम है, समर्थ है और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। तो दिल्ली दरबार में महाशक्तियों की सलामी से साफ हो गया कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार है और इन महाशक्तियों के केंद्र में है पीएम नरेंद्र मोदी। और चलिए, पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियां हिंदुस्तान में थी। राजधानी दिल्ली पर हर किसी की नजर थी। कोई था जो नहीं आया, वो थे शी जिनपिंग। सवाल उठता है कि आखिर जिनपिंग G20 में शामिल क्यों नहीं हुए? क्या जिनपिंग भारत के G20 में उसकी ताकत से डर गए? भारत को एशिया का लीडर नहीं बनने देखना चाहते हैं शी जिनपिंग? क्या चीन की शर्तों पर G20 हो? जिनपिंग कुछ ऐसा चाहते थे? मोदी को वर्ल्ड लीडर नहीं बनने दूंगा, क्या जिनपिंग के दिमाग में ऐसा चल रहा है? क्या शी जिनपिंग चाहते थे कि G20 के लिए चीन से मदद मांगे भारत, जो कि हुआ नहीं? क्या जिनपिंग चाहते थे कि भारत चीन के नए नक्शे को मानने को मजबूर हो जाए? ऐसा भी नहीं हुआ। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो चीन और जिनपिंग की गैर मौजूदगी को लेकर उठे। लेकिन G20 समिट के दौरान ही भारत ने एक ऐसी चाल चली कि जिनपिंग भी सोच रहे होंगे कि काश मैं भारत में होता। शी जिनपिंग भारत नहीं आए। मकसद G20 समिट को फेल कर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। भारत ने एक ऐसी चाल चली और बीजिंग में बैठे बैठे शी जिनपिंग तिलमिला उठे। ये चाल है 8 देशों का नया कॉरिडोर। मोदी का मेगा प्लान, G20 में ऐतिहासिक ऐलान। शी जिनपिंग पर भारी मोदी बाइडेन सलमान की यारी। टूटेगा चीन का मकर जाल, IMEEC से दुनिया खुशहाल। IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। पीएम मोदी का ये एक ही प्रहार शी जिनपिंग के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वो सपना जिसके बूते चीन पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नई दिल्ली में चल रही G20 की बैठक में बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां चीन ने एशिया के देशों को अपने मकड़जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझकर रह गए, वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। आने वाले समय में यह भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा।
अब आपको वो भावी कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जो एशिया की रफ्तार को नया आयाम देगा। भारत से शुरू होकर ये कॉरिडोर यूएई, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इसमें रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट स्थापित करना है। बताया गया कि इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना यूएई, सऊदी अरब सहित पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए भी जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments. इसके साथ ही इस ऐतिहासिक कॉरिडोर में शामिल करने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आभार जताया। يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा को G20 समिट के बीच सबसे ऐतिहासिक लम्हा माना जा रहा है, जो चीन के लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत सीधे यूरोप और अमेरिका तक तो पहुंचेगा ही। इसके अलावा इसकी अगली कड़ी में जॉर्डन और इजराइल सहित पूरा मध्य पूर्व हो सकता है, जिसे रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं से जोड़ा जा सकता है। जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन चिढ़ रहा है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? चलिए बात कर लेते हैं। कहां से ये कॉरिडोर गुजरेगा और इसका क्या फायदा है, ये सभी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉरिडोर के रूट को देख लेते हैं। भारत से कॉरिडोर की शुरुआत होगी, जल थल दोनों मार्ग होंगे। उसके बाद दुबई, अल ग्वैफात, हरात, रियाद, यहां पर देखिए जल फिर थल मार्ग का इस्तेमाल होगा। अल हदीथा, हैफा, पीरियस और इस तरह से अमेरिका तक ये रूट जाएगा। फ्रांस, इटली और जर्मनी होते हुए अमेरिका को ये कॉरिडोर जोड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस कॉरिडोर से क्या फायदे होंगे, तो वो भी समझिए। इस कॉरिडोर से एशिया, मिडिल ईस्ट के बीच कारोबार बढ़ेगा। तो इस तरह से बहुत ही फायदेमंद ये कॉरिडोर साबित होगा, लेकिन चीन को इससे दूर रखा गया है और साथ ही कनाडा को भी इससे दूर रखा गया है। हमने और आपने तो अक्सर ये नारा सुना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये पहली बार था जब महाशक्तियों ने भी देखा और माना कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और इसकी वजह है वो नई दिल्ली घोषणा पत्र, जिसे देखकर अमेरिका से लेकर चीन तक कोई ना नहीं कर पाया। यूं तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों की तरफ से एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट या साझा घोषणा पत्र जारी करना बहुत ही सामान्य सी बात है। इतना सामान्य जैसे कोई रस्म हो। फिर भी नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन में क्या खास है, ये बड़ी सफलता क्यों है? इसका जवाब है रूस यूक्रेन युद्ध पर सदस्य देशों के बीच गहरी खाई, अलग अलग मत, लेकिन भारत सभी देशों को एक मत पर, एक राय पर ले आया। अभी एक खुशखबरी मिली है
हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत ने G20 को एक ऐसे कूटनीतिक आयोजन में बदल दिया है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पूरी दुनिया में चर्चा सिर्फ एक बात की है कि इतनी आसानी से नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति कैसे बन गई। एक नहीं, अमेरिका के समर्थक दर्जनों देश यूक्रेन युद्ध को लेकर अड़े हुए थे। रूस और चीन अपना एक अलग गुट बनाकर चल रहे थे। बाइडेन की अगुवाई में नाटो के देश भी अपने रुख से टस से मस नहीं हो रहे थे। लेकिन विश्व मित्र मोदी ने सबको साध लिया और वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर समिट में साझा सहमति बनाना यकीनन बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये युद्ध का समय नहीं है, ये मोदी के वचन हैं और यही वचन, यही भाव अब दिल्ली के घोषणा पत्र में भी शामिल हो गए हैं। आखिर कैसे चीन की उम्मीदों पर मोदी ने पानी फेर दिया? आखिर कैसे रूस की निंदा नहीं होने पर भी अमेरिका सहमत हो गया? कैसे चीन को मजबूरी में सहमत होना पड़ा? ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कूटनीति के छात्रों के लिए एक बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल बनने जा रहा है। ये दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी पर था कि आखिर यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर पूरी दुनिया को एक राय पर कैसे लाए और ये कैसे हुआ। इसे जानने से पहले नई दिल्ली घोषणा पत्र की बड़ी बातों को जान लीजिए। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र, घोषणा पत्र में 9 बार आतंकवाद का जिक्र। सभी देश सतत विकास पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बना, बायोफ्यूल अलायंस पर सहमति बनी। भारत, अमेरिका और ब्राजील संस्थापक सदस्य होंगे। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर। बहुपक्षीय विकास बैंक को मजबूत किया जाएगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाने पर बात होगी। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम होगा। साफ है, ये करिश्मा मोदी की कूटनीति से ही संभव हो सका है। G20 के मंच पर अमेरिका, रूस और चीन को एक साथ लाना और G20 के घोषणा पत्र के हर मुद्दे पर खार खाए इन मुल्कों के बीच सहमति बनाना। भारत की अध्यक्षता में जारी 37 पेज के घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया, लेकिन इसमें एक बार भी रूस का नाम नहीं है। At Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. In terms of its organization and program, the Indian presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities. सबसे बड़ी बात यह है कि जंग पर पीएम मोदी का यूएन में दिए गए भाषण के हिस्से भी घोषणा पत्र में जोड़े गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं। यहां तक कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मोदी ने यही बोलकर शांति की अपील की थी। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, लेकिन G20 समिट के पहले दिन घोषणा पत्र पर सहमति बनाकर भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा मनवा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन को लेकर क्लियर रहते हैं और इसी का एक उदाहरण है G20 समिट के पहले दिन जो देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने क्लीन एनर्जी के मोर्चे पर एक बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का।
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया में वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के फाउंडर मेंबर कौन कौन से हैं, यह हम आपको बता देते हैं। फाउंडर मेंबर हैं 3, भारत, अमेरिका और ब्राजील। अब बात सदस्य देश कौन कौन से हैं। इन 3 देशों ने जिस अलायंस को स्टार्ट किया उसमें 11 सदस्य देश हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी बायोफ्यूल को बढ़ाने की। सदस्य देश है अर्जेंटीना जो हिस्सा है इस अलायंस का। दूसरा देश है इटली, वो भी अलायंस का हिस्सा है। वहीं बांग्लादेश जो कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। इसी अलायंस का एक अगला सदस्य देश है दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस। इन सभी को एक मंच पर एक अलायंस में लाया गया। यूएई, ये जिम्मेदारी भारत ने निभाई है। उद्देश्य क्या है? बायोफ्यूल को बढ़ावा देने का। ये 11 देश मिलकर बायोफ्यूल को बढ़ावा देंगे जलवायु परिवर्तन की दिशा में। एक ऐसा काम जो जलवायु को बचाए, विश्व को बचाए, विश्व कल्याण के लिए। रुकेंगे यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।